नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर गाउस की प्रमेय के बारे में बताऊंगा। गाउस की प्रमेय को जानने से पहले वैद्युत फ्लक्स को जानते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोई सतह है जो वैद्युत क्षेत्र ई में रखी गई है। एक महत्वपूर्ण बात आपको यह याद रखना है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के एक छोटा सा अवयव ds है, जिसकी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और E जो है ds के साथ थीटा कोण बनाती है। E का ds की दिशा में घटक जो होगा E cos थीटा होगा। इसलिए इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स जो होगा डी फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा गुना डी एस। ई कॉस थीटा को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। समाकलन एस जो है संपूर्ण पृष्ठ को दर्शाता है। तो ये था वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बंद वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में महत्वपूर्ण नोट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला है, किसी पृष्ठ के समांतर वैद्युत क्षेत्र कोई वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं करता। जैसे ये कोई पृष्ठ है और पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होती है, और वैद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के समांतर है, यह पृष्ठ से होकर नहीं गुजर रही है, तो कोई वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं करेगी। और इस सूत्र से वैद्युत क्षेत्र जो है क्षेत्रफल की दिशा से 90 डिग्री का कोण बना रही है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है, इसलिए फाई का वैल्यू 0 होगा। कोई वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं करेगा यदि पृष्ठ के समांतर वैद्युत क्षेत्र हो तो। सेकंड है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र अधिकतम वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के लंबवत है और यह पृष्ठ से गुजर रही है, इसलिए यह वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करेगी, और मैक्सिमम उत्पन्न कर रही है क्योंकि यह पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा से 0 डिग्री कोण बना रही है, और cos 0 डिग्री का मान जो होता है मैक्सिमम होता है वह 1 होता है, और फाई का जो वैल्यू होगा ES, यही अधिकतम वैल्यू है वैद्युत फ्लक्स का। थर्ड है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। यह दिशा पे निर्भर नहीं करती है, सिर्फ परिमाण पे निर्भर करती है। फोर्थ है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है mL/3 T/-3 A/-1। इसको आपको याद रखना है। वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, चलिए उसको जानते हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। यानी जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ से बाहर निकलती है तो वह पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा के साथ 0 डिग्री कोण बनाती है, और इसलिए यह वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। और जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ में प्रवेश करता है तो यह पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा के साथ 180 डिग्री कोण बनाता है, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, और यह ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। गॉस के प्रमेय को समझने से पहले ठोस कोण सॉलिड एंगल क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। किसी तल द्वारा किसी बिंदु पर बने ठोस कोण की माप उस तल की सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को लिए गए बिंदु से मिलाने से प्राप्त शंकु द्वारा बिंदु को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या के गोले की काट के क्षेत्रफल से की जाती है। जैसे एक कोई तल है और इसके बाउंड्री पर उपस्थित सारे बिंदु को ओ बिंदु पर मिलाया जाए तो एक शंकु प्राप्त होता है। विजुलाइज कीजिएगा, यदि मान लीजिए कोई सर्किल है और उसके सर्किल पर उपस्थित सारे बिंदु को अगर किसी बिंदु पर मिलाया जाए तो शंकु बनेगा, और इस बिंदु O को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए तो इस शंकु द्वारा गोले का जितना भाग काटा जाएगा वही ठोस कोण होगा। जैसे इस शंकु द्वारा गोले का इतना भाग काटा गया है और यही ठोस कोण है, इसको ओमेगा से
प्रदर्शित करते हैं। इस ठोस कोण का वैल्यू कितना होगा, चलिए उसको निकालते हैं। जैसे डी एक कोई तल है और इसके बाउंड्री के सारे बिंदुओं को ओ पर मिलाया जाता है और ओ को केंद्र मानकर एकांक त्रिज्या का एक गोला खींचा जाता है और इस डी तल द्वारा गोले पर काटा गया भाग डी ओमेगा है जो ठोस कोण है। डी ओमेगा ठोस कोण है। सी एन जो है डी तल पर अभिलंब है जो ओ सी के साथ थीटा कोण बना रहा है और डॉट डॉट से जो तल दिखाया गया है उस पर अभिलंब डी ए कॉस थीटा होगा और ये जो डॉट डॉट तल है वो डी ओमेगा के समांतर है। इसलिए डी ओमेगा बटे डी ए कॉस थीटा इक्वल टू ओ एस स्क्वायर बटा ओ बी स्क्वायर। ओ एस जो है डी ओमेगा की ओ से दूरी और ओ बी जो है डी ए कॉस थीटा की ओ से दूरी। ओ एस का जो वैल्यू है 1 है और ओ बी का वैल्यू 8 है। इसलिए डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर यही ठोस कोण का वैल्यू है। किसी बंद तल के कारण इसके किसी भीतरी बिंदु पर कुल ठोस कितना होगा उसको चलिए जानते हैं। जैसे एस कोई तल है और इस पे छोटे छोटे अवयव DA1 DA2 और DA3 ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं और इसके द्वारा जो बिंदु O पर ठोस कोण है डी ओमेगा 1 डी ओमेगा 2 डी ओमेगा 3 और इस पूरे तल द्वारा जो बिंदु O पर ठोस कोण होगा उस सारे छोटे छोटे अवयव के योग के बराबर होगा। यानी इस क्षेत्र द्वारा बना ठोस कोण गोले के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि इस एलिमेंट द्वारा बना ठोस कोण इतना है तो फिर यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ऐसे ही पूरे गोले के क्षेत्रफल के ये बराबर हो जाएगा। तो पूरे तल के कारण जो ठोस कोण होगा वो गोले का कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा और गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इस गोले का त्रिज्या 1 है तो ठोस कोण जो होगा 4 पाई होगा। यानी बंद तल के कारण जो ठोस कोण होता है वो 4 पाई होता है। ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं गॉस की प्रमेय को। किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट वायु की विद्युतशीलता है। यानी किसी सतह के भीतर कुल आवेश Q है तो उस सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। यही गॉस का प्रमेय है। तो चलिए गॉस के प्रमेय को प्रूफ करते हैं। गॉस का प्रमेय, माना एस तल है और इसके अंदर ओ बिंदु पर प्लस Q आवेश है और इस तल पर छोटा क्षेत्र ds है और इस पर कोई बिंदु P है जिसका आवेश से दूरी r है और इस आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। Pn जो है इस क्षेत्र पर अभिलंब है और इस अभिलंब के साथ E जो है थीटा कोण बना रही है। तो इस अभिलंब के दिशा में E का जो घटक होगा E cos थीटा होगा। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस क्षेत्र से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा डी फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा गुने डी एस। जैसे कि हम लोगों को पता है कि किसी सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस सतह से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक और उस सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र Q आवेश के कारण है इसलिए E का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी एस। और इसको इस फॉर्म में लिखने पर डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो है ये ठोस कोण है, सॉलिड एंगल, जिसको डी ओमेगा से दर्शाया गया है। छोटे क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। पूरे तल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का समाकलन होगा। ये एस जो है पूरे सरफेस को दर्शाता है। तो डी फाई ई का वैल्यू रखेंगे और यहाँ डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा होगा। और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि पूरे बंद तल के कारण जो ठोस कोण होता है वह 4 पाई होता है। तो ओमेगा का वैल्यू 4 पाई होगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो Q/एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है। उदाहरण के लिए जैसे ये कोई बंद तल है और इसमें आवेश उपस्थित है Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q6 माइनस Q5। तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इसके अंदर जो उपस्थित आवेश है तो इन सारे आवेशों के योग का 1/एप्सिलॉन नॉट जो होगा इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। Q7 और Q8 के कारण नहीं होगा क्योंकि यह सतह के बाहर है। सिर्फ सतह के भीतर जो आवेश उपस्थित होता है उसी का योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना वैद्युत फ्लक्स होता है।
तल के बाहर उपस्थित आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स क्यों नहीं गुजरता सतह से, चलिए उसको प्रूफ करते हैं। यदि आवेश बंद तल के बाहर स्थित हो तो इस तल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। जैसे S कोई तल है और इस तल से बाहर प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है और इस तल पर दो छोटे छोटे क्षेत्र dA1 और dA2 है और इसके इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा बनाया गया ठोस कोण d ओमेगा है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वैद्युत फ्लक्स किसी सतह में प्रवेश करता है तो वह ऋणात्मक होता है और जब सतह से निकलता है तो वह धनात्मक होता है। तो dA1 पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा माइनस क्यू डी ओमेगा बटा 4πε0, क्योंकि इसमें वैद्युत फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, और dA2 पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा प्लस क्यू डी ओमेगा बटा 4πε0, क्योंकि इस सतह से बाहर निकल रहा है, और कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा दोनों का योग होगा और ये जीरो इक्वल टू जीरो होगा। इसलिए यदि वैद्युत आवेश तल के बाहर स्थित हो तो उस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जीरो होगा। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय का उपयोग विभिन्न आकार के आवेशित चालकों के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए किया जाता है। तो पहला अनुप्रयोग है गॉस के नियम का प्रयोग कर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और कूलम्ब के नियम का निगमन करेंगे। जैसे मान लीजिए ओ बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर पी बिंदु है और इस बिंदु से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो भी तल खींचते हैं उसे गॉसियन तल कहा जाता है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस सतह के लंबवत होगी और बिंदु P पर ds जो है एक छोटा क्षेत्र है और इस क्षेत्र की दिशा में E होगा और दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री। तो इस छोटे क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू E डॉट ds। तो थीटा का वैल्यू 0 है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो d फाई जो होगा E ds होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू छोटे क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे और डी फाई का वैल्यू रखेंगे E इंटू डी एस। समाकलन ds जो है पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है और इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4πr²। तो फाई इक्वल टू E गुना 4πr²। गॉस के प्रमेय से इस गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा टोटल आवेश का 1/ε0, तो फाई इक्वल टू क्यू बटा ε0 और फाई का वैल्यू E गुना 4πr²। तो E इक्वल टू जो होगा 1/4πε0 क्यू बटा r²। ये जो है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। और यदि P बिंदु पर Q0 परीक्षण धन आवेश रखा जाए तो इस बिंदु पर जो बल कार्य करेगा F इक्वल टू Q0 E का वैल्यू रखेंगे तो F का वैल्यू जो आएगा 1/4πε0 Q0 बटा r²। यही कूलॉम का नियम है। दूसरा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी किसी बुक में तार की जगह आवेशित बेलनाकार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो जो तार जो है बेलनाकार ही होता है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा कि उस बुक में बेलनाकार दिया है और आप आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं। तो तार जो होता है बेलनाकार ही होता है। ए बी अनंत लंबाई का समान रूप से आवेशित तार है जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा है और इस पे क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर P बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस P बिंदु से होकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस P बिंदु पर ds जो है एक छोटा क्षेत्र है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होगा और इसलिए ds और E के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा और इस छोटे क्षेत्र से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा d फाई वो E ds होगा। इस सतह से और इस सतह से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो 0 होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा राइट की तरफ है और इस क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है और दोनों के बीच 90 डिग्री कोण है और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 है, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स जो होगा 0 होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू समाकलन डी फाई और फाई का वैल्यू होगा E इंटू समाकलन डी एस और समाकलन ds जो है पूरे बेलन का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrl। तो फाई इक्वल टू E गुना 2πrl। गॉस की प्रमेय से फाई का वैल्यू Q बटा ε0 होगा और Q जो है यहाँ कोई बिंदु आवेश नहीं है
आवेश का सतत वितरण है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है और एल लंबाई तक आवेश को लेना है, इसलिए क्यू का वैल्यू होगा लैम्डा इंटू एल। एल से एल कट जाएगा। ई का वैल्यू होगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती है, यानी आवेशित तार से दूरी बढ़ने पर क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तीसरा अनुप्रयोग है आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये एक आवेशित समतल चादर है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है और इससे नज़दीक P एक बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से होकर ABCD एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा और इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा 2Es होगा, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के इस सतह का जो क्षेत्रफल है S है और इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र जो है इसके लंबवत है जो S की दिशा में है, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ES होगा जो पॉजिटिव होगा और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी ES होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो टोटल जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस गॉसियन पृष्ठ से 2Es और गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स जो होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q का जो वैल्यू होगा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितने आवेश है, तो गॉसियन पृष्ठ इस पृष्ठीय घनत्व है वो सिग्मा है और इस सतह का क्षेत्रफल S है, तो Q का वैल्यू सिग्मा S होगा और बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल करने पर E का वैल्यू आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इस समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चौथा अनुप्रयोग है आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये आवेशित चालक प्लेट है, प्लेट के चालक होने के कारण आवेश जो है A और B सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और ये दोनों जो सतह है इस समतल चादरों के सतह के तुल्य हैं। इसलिए इस चालक प्लेट के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सतह A के कारण E1 और सतह B के कारण E2 होगी और दोनों की जो दिशा होगी वो समान होगी, तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का जो वैल्यू होगा समतल चादर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 के लिए भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का जो योग होगा E इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये है चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो समांतर अचालक प्लेट है, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। इन दोनों के कारण इनके अंदर यदि P बिंदु स्थित है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा और यदि बाहर स्थित है तो वहाँ क्या होगा। तो यदि बिंदु P अंदर स्थित है तो E के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो राइट साइड की ओर होगी और B के कारण भी राइट साइड की ओर होगी। तो P बिंदु पर EA और EB की दिशा जो है सेम है। यह एक अचालक प्लेट है जो समतल चादर की तरह है, इसलिए EA का जो वैल्यू होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और EB का वैल्यू होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यदि P बिंदु अंदर है और दोनों की दिशा सेम है तो इसका योग होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और यदि P बिंदु बाहर है तो चूंकि EA और EB की दिशा जो होगी दोनों की विपरीत होगी और परिमाण बराबर है, इसलिए यदि बाहर स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा 0 होगा और अंदर स्थित है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। पांचवा अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जैसे ये एक गोला है जिस पर आवेश जो है समान रूप से वितरित है और इससे r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर P बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो गोले के बाहर स्थित है और इस गोले की जो त्रिज्या है r है। इस बिंदु P से होकर एक गॉसियन पृष्ठ B खींचा। B की सतह पर कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू E गुना 4 पाई r गोला B का क्षेत्रफल है। गॉस के प्रमेय से गोलीय सतह B पर कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q जो है गोला A पर समान रूप से वितरित आवेश है और ये जो आवेश है सतह B के अंदर है, इसलिए फाई जो होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा और दोनों को इक्वल करने पर फाई का वैल्यू E गुना 4 पाई r² इक्वल टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट। E का जो वैल्यू होगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा r²।
जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो गोले के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगी। दूसरा केस है जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, यानी स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर का इक्वल होगा, तो सिर्फ आर की जगह कैपिटल आर रख देना है, तो ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तीसरा केस है जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, यानी एक गोला है और इसके अंदर जो बिंदु P है वो इसके अंदर स्थित है, तो इससे होकर गॉसियन पृष्ठ B खींचा, तो इस पृष्ठ से होकर जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा E × 4πr²। लेकिन गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू Q/ε0, Q जो है B के अंदर आवेश होना चाहिए, लेकिन आवेश जो है एक गोले की सतह पर है, बी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए फाई इक्वल टू 0 होगा गॉस के प्रमेय से। तो ई गुना 4πr² इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यदि बिंदु किसी गोलीय कोश के अंदर स्थित है तो कोई वैद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न नहीं होता है। छठा अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग चालक गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको चलिए समझते हैं। तो अचालक गोला में जो होता है आवेश का वितरण इसके अंदर भी होता है, जबकि चालक गोले में आवेश का वितरण उसके पृष्ठ पर होता है, और अचालक गोले में इसके अंदर भी होता है और इसके पृष्ठ पर भी होता है। जैसे ये आर त्रिज्या का अचालक गोला है और इसका केंद्र O है और इससे आर दूरी पर P बिंदु है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये गोला से बाहर है और इस P बिंदु से होकर एक गॉसियन तल खींचा या गॉसियन पृष्ठ खींचा, और इस अचालक गोले पर आवेश का जो वितरण है Q है, और इस Q आवेश के कारण जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो गॉसियन पृष्ठ के लंबवत होगा, और ds जो P बिंदु पर एक छोटा क्षेत्र है उसकी दिशा और E की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी। तो इस छोटे क्षेत्र से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा d फाई E इक्वल टू ई ds होगा, और संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा इसका समाकलन करेंगे। तो डी फाई का समाकलन करने पर ये जो समाकलन ds जो है एक पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4πr², और गॉस के प्रमेय से जो फ्लक्स गुजरेगा Q/ε0, और फाई का वैल्यू रखेंगे E × 4πr², तो E का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। चालक गोले के कारण भी यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, और अचालक गोले के कारण भी यही आई। और जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। जो यदि पृष्ठ पर स्थित हो तो गॉसियन पृष्ठ जो होगा गोले की त्रिज्या के बराबर होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इतना होगा। तीसरा केस है जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, यानी ये गोला है और इसके केंद्र से r दूरी पर P बिंदु जो है इसके अंदर स्थित है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी लंबवत होगी और ds की दिशा में होगी। तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा E गुना इसका क्षेत्रफल यानी 4πr², ये जो है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और गॉस के प्रमेय से जो इस बिंदु से फ्लक्स गुजरेगा फाई E इक्वल टू Q'/ε0। Q' जो है इस गोले के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा है, और इस गोले के अंदर जो आवेश की मात्रा होगी वो इस गोले के आयतन घनत्व और इस गोले के आयतन के गुणनफल के बराबर होगी। तो इस गोले का जो आयतन घनत्व होगा Q/4π3πr3, यानी 3Q/4πr3 जो है इस बड़े गोले का आयतन घनत्व है। तो Q' का जो मान होगा इस गोले r त्रिज्या वाले गोले का आयतन और आयतन घनत्व, तो आयतन घनत्व का वैल्यू रखेंगे तो Q' का वैल्यू आएगा r/r का क्यूब गुने Q। गॉस के प्रमेय में फाई E का वैल्यू और Q' का वैल्यू रखेंगे तो जो E का वैल्यू आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r का क्यूब।
इंटू आर। ये आर जो है गोले के केंद्र से दूरी है, यानी गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। और जब R इक्वल टू आर होता है तो उसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इतना होती है। और जब R से बड़ा होता है, R स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होता है, तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के साथ घटने लगती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब गोले के केंद्र से दूरी बढ़ती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बढ़ती है और इसके सरफेस पे जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है, और इसके सरफेस के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है और ये घटने लगती है और अनंत पे जाकर यह जीरो हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय और इसका अनुप्रयोग को अच्छे से समझ चुके हैं, और अगला वीडियो में इस पर क्वेश्चन करेंगे। और इसका हैंड रिटन नोट्स यानी अपने खुद के हाथ से लिखा हुआ नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए।